तो वो सब कुछ इरेज कर देते हैं, पर कार और ट्रक को रहने देते हैं क्योंकि इनका काम अभी हमें वापस से पढ़ने वाला है। डेरिवेशन कर रहे हैं हम अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ओके चलो, तो ये ट्रक था, ये कार थी, कहानी आपको अभी पूरी समझ आ चुकी है। बस बात रह गई है डेरिवेशन की कि भैया जो ये m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 आया, ये आया कहाँ से? देखो, जब ये ट्रक बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आके कार पे टक्कर मारा तो क्या हुआ ये देखते हैं। जब इस ट्रक ने कार पे टक्कर मारा तो इस ट्रक ने कार के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, मान लो वो फोर्स F1 है। पर तुम्हें पता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसका मतलब है कि कार ने भी ट्रक के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, दैट टू ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स। तो मान लो कि कार ने ट्रक के ऊपर F2 नाम का एक फोर्स लगाया, और जब भी फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होती है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे धक्का दे दिया, मैंने इस पे क्या लगाया, फोर्स। तो पहले इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो ऐसा कहा जा सकता है कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, राइट? तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जब ट्रक ने कार पे फोर्स लगाया तो मान लो कार में एक्सेलरेशन हुआ a1, क्लियर? अब एक्सेलरेशन हो गया है a1, या फिर इसको इस तरह से समझो कि पहले कार की जो वेलोसिटी थी वो u1 थी, पर अब ये वेलोसिटी चेंज होके v1 हो गई है t टाइम में। भाई जो ट्रक आ रहा था उसने जोरदार टक्कर मार दी कार को, कार की वेलोसिटी हो गई चेंज। पहले u1 थी, इनिशियली u1 थी, फाइनल अब वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और t टाइम में ये वेलोसिटी का फेरबदल मतलब चेंज हो गया है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो कार का एक्सेलरेशन होगा, a1 मान लेते हैं, कार का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, v1 माइनस u1 अपॉन t। ऐसा होता है कि नहीं होता, ये बता दो। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, है ना? अब देखो, यहाँ पर देखो, ट्रक के केस की बात करें तो भाई कार ने भी ट्रक के ऊपर इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगाया, तो कार में भी ट्रक में भी एक्सेलरेशन हुआ होगा। तो मान लो ट्रक में a2 नाम का एक्सेलरेशन हुआ है। ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, अब ट्रक फाइनली v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गया और ये वेलोसिटी में चेंज आया है t टाइम के अंदर अंदर। तो a2 मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक कुड बी रिटन एज v2 माइनस u2 अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। यहाँ तक बात क्लियर है? कुछ नहीं किया, मैंने आपको कहा कि भाई ट्रक ने कार के ऊपर एक F1 फोर्स लगाया होगा, तो भाई कार ने भी ट्रक के ऊपर एक इक्वल ऑपोजिट फोर्स F2 लगा दिया। जब फोर्स लगा कार के ऊपर तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन हुआ होगा। तो वेलोसिटी पहले मान लो उसकी u1 थी कार की, बाद में हो गई v1, और t टाइम में ये सब फेरबदल हो गया वेलोसिटी का। तो v1 माइनस u1 अपॉन t is the acceleration of car and v2 minus u2 upon t is the acceleration of this truck. Okay? अब आपको एक और चीज पता है कि फोर्स is equal to mass into acceleration. ठीक है? तो इस जो ट्रक है इसका मास था m2 और इस कार का मास है m1। मान लो, क्या फर्क पड़ता है ना? चलो, तो अब आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो F1 फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा? F1 फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के। मास किसका? कार का जो मास है इनटू कार की जो एक्सेलरेशन है ना? F1 फोर्स
कार का मास इंटू कार की एक्सेलरेशन, तो m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कार इज u1 v1 माइनस u1 अपॉन t। सिमिलरली F2 यानी कि ट्रक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ ट्रक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विच इज v2 माइनस u2 अपॉन t। आपको एक और बात अब पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कि F1 will be equal to माइनस ऑफ F2। ये बात बताओ ये सही है कि नहीं भाई, जो ट्रक ने कार के ऊपर फोर्स लगाया कार ने भी उतना ही लगाया पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव का साइन आता है। F1 और F2 होते दोनों बराबर है, नेगेटिव का साइन क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अब यहाँ पर बातें देखो कितनी आसान हो जाती है। अब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2। F1 फोर्स की जगह मैं इस चीज को पुट कर दूं यहाँ पर, भाई F1 इसके इक्वल है, मैं इसको यहाँ पर रख दूंगी तो क्या हर्ज है, m1 v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। टाइम से टाइम कैंसिल, इस चीज को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि m1 ब्रैकेट v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, और यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी है, ओके इसकी वजह से नेगेटिव का साइन। चलो तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस, पहले जो नेगेटिव का साइन है उसे अंदर ही रखते हैं, मतलब बाहर ही रखते हैं और अंदर वाला मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2। अब कर देंगे साइन चेंज तो हो जाएगा माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। इतनी मैथ तो सबको आती है भाई, m1 v1 माइनस m1 u1। अब जो u वाली टर्म्स है उनको पास पास ले आओ, ये माइनस m1 u1 उधर जाएगा तो हो जाएगा m2 u2 प्लस m1 u1, राइट, और ये नेगेटिव वाली टर्म इधर आएगी तो ये हो जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2। और क्या हमें यही प्रूफ करना था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, total momentum before collision and total momentum after the collision between the two bodies remain constant। तो ये आ गया, नोट कर लो जल्दी से, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट वरना आप भूल जाते हैं चीजें और समझ नहीं आते हैं। देखो एक ट्रक था जिसका मास m2 था, एक कार था जिसका मास m1 था। ट्रक बहुत हाई मोमेंटम के साथ आया, कार पे आके उसने टक्कर मार दी, तो भाई ट्रक ने कार के ऊपर एक फोर्स लगाया F1। इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी नो कि कार ने भी ट्रक के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा जिसको हमने मान लिया F2। तो हमने क्या किया कि इस फोर्स की वजह से जो कार में एक्सेलरेशन हुआ उसे निकाला, ओके, फिर इस कार के फोर्स की वजह से जो ट्रक के ऊपर लगा था, जो एक्सेलरेशन ट्रक में हुआ उसे हमने यहाँ पर निकाला, फिर हमने लिखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो F1 फोर्स था ट्रक ने जो कार के ऊपर फोर्स लगाया उसको हमने कैसे लिखा है, F1 इज इक्वल टू m1 मास ऑफ कार इंटू a एक्सेलरेशन ऑफ कार, जो भी वैल्यू थे एक्सेलरेशन की जो कार में आई थी वो यहाँ पर पुट करी, सॉल्व किया, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों चीजें लिखी, मतलब कार के केस में भी और ट्रक के केस में भी, दोनों में हमने फोर्स निकाल लिए। फिर हमें पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कि F1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2। जो एक्शन फोर्स है रिएक्शन फोर्स भी उसके बराबर ही होता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन कम्स इन। तो फिर हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया, F1 इसके बराबर था, F2 इसके बराबर था, F1 was equal to माइनस F2, F1 की जगह ये वैल्यू यहाँ पर रखी, F2 की जगह ये वैल्यू यहाँ पर रखी, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारा ये ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो यहाँ से डिराइव हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस क्या क्या हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। देखो जो रॉकेट्स होते हैं
वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के प्रिंसिपल पे तो चलते ही हैं, साथ साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे भी चलते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो यहाँ पर एक रॉकेट है, ओके, तो क्या होता है रॉकेट के इंजन में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारी फ्यूल बर्न हो रहा होता है, जिससे कि काफी ज्यादा वेलोसिटी से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रॉकेट से बाहर, रॉकेट के पीछे वाले पार्ट से बाहर निकल रहे होते हैं बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी बहुत हाई है तो ऑब्वियसली मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा। अब इस ज्यादा मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें कोलिजन जब भी होता है तो बिफोर और आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस हाई मोमेंटम जो रॉकेट के इंजन में है उसको बैलेंस करने के लिए रॉकेट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। समझना इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पर कोई कोलिजन नहीं हो रहा है पर स्टिल मोमेंटम बैलेंस करने के लिए रॉकेट स्टार्ट्स मूविंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, इस वजह से वो ऊपर चले जाता है। क्या बोला मैंने, जो रॉकेट्स हैं उनके बैक साइड, उनके पीछे वाले पोर्शन में फ्यूल्स का बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहा होता है, उसका कंबशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से गैसेस बहुत हाई वेलोसिटी के साथ रॉकेट से बाहर आ रहे होते हैं। अब वेलोसिटी ज्यादा है तो मतलब मोमेंटम ज्यादा होगा। इस ज्यादा से मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए रॉकेट की वेलोसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला लॉ फॉलो हो सके। इस वजह से रॉकेट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो अब मोमेंटम हो गया बैलेंस। इधर हाई वेलोसिटी थी उधर भी हाई वेलोसिटी होगी, दोनों का मोमेंटम बढ़ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस है दोनों। सेम यही चीज हमारे एरोप्लेन्स के साथ और जेट एरोप्लेन्स के साथ होती है, ठीक है। सेम यही सीन होता है। जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके जो साइड साइड में वैसे भी उनके इंजन नहीं, जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके इंजन में भी सेम यही चीज हो रही होती है, फ्यूल कंबशन हो रहा होता है जिसकी वजह से गैसेस के पार्टिकल्स बहुत हाई वेलोसिटी से बाहर निकल रहे होते हैं। हाई वेलोसिटी मतलब गैसेस के पार्टिकल का हाई मोमेंटम, उस हाई मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए जो एरोप्लेन होते हैं दे आल्सो स्टार्ट मूविंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, तो मोमेंटम हो जाता है बैलेंस, ठीक है। ये एप्लीकेशंस हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। एक आध क्वेश्चन भी देख लेते हैं अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। एग्जाम में बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी।